हरे भरे घाटियों के बीच पहाड़ियों और चांदी जैसी नदियों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, सुंदरपुर। गांव बड़ा नहीं था, कोई 40-50 घर जो मुख्य पथ के किनारे झुके झुके खड़े थे, पर था बड़ा ही प्यारा, ऊष्मा से भरा और ताजी मिट्टी की खुशबू से महकता। हर सुबह जब आसमान अभी अंधेरे की चादर नहीं उठाता था, जब पंछियों ने अपना गीत नहीं छेड़ा था, जब दूध वाले की आंखें भी नहीं खुली थीं, तब एक आवाज पूरे सुंदरपुर में गूंज उठती थी, ऊंची, गर्वीली और अद्भुत रूप से समय की पाबंद। वो था मुर्गा। सुंदरपुर के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास सफेदी पुती छोटी सी कोठरी में रहने वाली बुजुर्ग सवित्री का शानदार सुनहरा मुर्गा। उसके पंखों का रंग था जैसे शरद के पत्ते, गहरा अंबर, जला हुआ नारंगी, चमकता कासा, और कलगी उतनी लाल जितनी पहली सूरज की किरण। और सवित्री को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से था तो वो था मुर्गा। वो उसे सुबह सबसे अच्छे दाने देती, दिन में 2 बार ताजा पानी, और शाम को जब तारे निकलते उसे बांस की बाड़ पर गर्व से बिठाती। आ आ मेरे लाल, खूब खा। कल सुबह फिर बड़ा काम है तेरा। जैसे हर सुबह होता है। पूरा गांव तुझ पर निर्भर है, जानता है ना? और हर सुबह जैसे ही मुर्गा बांग देता, सुंदरपुर जी उठता। किसान अपनी खाट से उठकर अंगराई लेते, औरतें अंगारों पर फूंक मार मार कर आग जलाती, बच्चे रजाइयों से बाहर लुढ़कते, बैलगाड़ी वाला अपने बैलों को जोतता, मंदिर की घंटियां बजती, जीवन शुरू होता, भरोसे के साथ, नियम के साथ, उस बुलंद बांग के साथ। गांव वाले मुर्गे की बांग के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। ये तो बस सूरज उगने जितनी स्वाभाविक बात थी। पर सवित्री, जो ये बात कभी जुबान पर नहीं लाती थी, मन ही मन ये मानती थी कि ये केवल स्वाभाविक नहीं बल्कि अनिवार्य है। वो अपनी हड्डियों की गहराई तक ये विश्वास रखती थी कि मुर्गे की बांग ही सूरज को उसके छुपने की जगह से बाहर बुलाती है। एक मंगलवार की सुहानी सुबह सवित्री ने भावनगर के साप्ताहिक बाजार जाने का मन बनाया। अपनी पुरानी नारंगी साड़ी कसकर लपेटी, कपड़े का थैला बगल में दबाया और सूरज उगते उगते निकल पड़ी। कानों में अभी भी मुर्गे की बांग की गूंज थी। आजा आजा सूरज राजा, आजा मेरे प्रिय सूरज। मेरे मुर्गे ने तुझे बुलाया, तभी तो आया तू। नीम के पेड़ों और गेंदे के फूलों से सजी पगडंडी पर चलते हुए उसकी मुलाकात हुई राजू से। चौड़े कंधों वाला वो जवान किसान, जिसके कंधों पर मिट्टी की धूल थी और आंखों में ईमानदार थकान की चमक। प्रणाम सवित्री बाई, आज सुबह कैसी हो? ठीक हूँ राजू बेटा, बाजार जा रही हूँ। और तू? लगता है आधा दिन का काम कर चुका। लगभग 4 बजे ही उठ गया, और सब तेरे उस शानदार मुर्गे की वजह से सवित्री बाई। जब से 3 साल पहले सुंदरपुर के पास आया हूं, एक भी सुबह खेत जाने में देर नहीं हुई। ये सब आपके मुर्गे की बदौलत है। कभी उसे मत बेचना, वो सिर्फ आपके घर का नहीं, इस पूरे इलाके का खजाना है। सच में? तुझे सच में ऐसा लगता है? मेरे दादाजी कहते थे, अच्छा मुर्गा अच्छी अलार्म घड़ी से बेहतर होता है, क्योंकि मुर्गे में रूह होती है। और आपके मुर्गे की बांग, वो तो सबसे अनूठी है जो मैंने कभी सुनी। राजू फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। बातचीत उसके मन से उतर गई, पर वे शब्द सरल, सच्चे, निर्दोष सवित्री के सीने में बीज की तरह उपजाऊ काली मिट्टी में गड़ गए। और वहां घमंड की सच्चाई और अहंकार की धूप से वे पनपने लगे। सच कह रहा था वो, बिल्कुल सच। मेरे मुर्गे के बिना राजू उठ नहीं सकता। मुर्गे के बिना किसान खेत नहीं जा सकते। मुर्गे के बिना सूरज उग ही नहीं सकता। मैं ये हमेशा से जानती थी, हमेशा से महसूस करती थी, पर कोई कद्र नहीं करता। कोई नहीं समझता कि मैं और मेरा मुर्गा इस गांव के लिए क्या करते हैं। जब तक वो घर पहुंची, वो बीज अहंकार का एक विशाल, कांटेदार, ऊंचा पेड़ बन चुका था, जो समझ की रोशनी को पूरी तरह रोक रहा था। उस शाम जब सूरज ने आकाश को केसरिया और गुलाबी रंगों से रंग दिया,
सवित्री अपनी दहलीज पर बैठी मुर्गे को बाड़ पर इठलाते देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दबी हुई सुलगती नाराजगी थी। देख इन्हें, देख इन सबको, अपनी अपनी जिंदगी में मगन है, हंसते, काम करते, सोते। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। भोला मेरे दरवाजे से गुजरता है, एक शब्द नहीं। कमला हल्दी मांग के जाती है, लौटाती कभी नहीं। बच्चे आंगन में खेलते खेलते तुलसी रौंद देते हैं, और सरपंच रामदास ने एक बार भी पंचायत में नहीं कहा, सवित्री बाई और उसके मुर्गे को धन्यवाद करो। बस अब नहीं, जाने दो इन्हें, देखने दो इन्हें क्या होता है जब मुर्गा बांग नहीं देता। जब मुर्गा नहीं बोलेगा, सूरज नहीं उगेगा। जब सूरज नहीं उगेगा, काम नहीं होगा। और जब काम नहीं होगा, तब आएंगे मेरे पास, तब गिड़गिड़ाएंगे, तब समझेंगे। ऐसे मत देख मुझे, मैंने फैसला कर लिया है। हम जंगल जाएंगे। कल सुबह तू वहां से बांग देगा। सुबह छुपा रहेगा, गांव अंधेरे में डूब जाएगा, और तब वे शुक्रगुजार होना सीखेंगे। उस रात जब गांव तारों की चादर तले चैन से सोया, सावित्री ने एक छोटी सी पोटली बांधी। पीतल का लोटा, कपड़े में लिपटी कुछ रोटियां, मुर्गे के लिए दाना और एक पतला सूती कंबल। और भोर से पहले जब अभी अंधेरा था, वो चुपचाप सुंदरपुर से निकल गई और पहाड़ियों की तलहटी में घने जंगल में चली गई। जंगल के अंदर एक छोटी सी नदी के किनारे सपाट चट्टान पर सावित्री बैठ गई। मुर्गा जंगली आम के पेड़ की नीची डाल पर बैठा, ठंडी रात की हवा में अपने पंख सुलझाता रहा। अभी नहीं, अभी नहीं, रुक, इन्हें रुकने दे। चुप, शांत, अभी नहीं कह रही हूं। पर मुर्गा जितना भी आज्ञाकारी था, प्रकृति को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता था। जैसे ही पूर्वी क्षितिज पर रोशनी की पहली बारीक चांदी की लकीर दिखी, उसने अपना शानदार सिर पीछे किया। उसकी बांग जंगल के पेड़ों में गूंजी, चिड़ियों का झुंड उड़ा और ढलती रात के आसमान में फैल गई। पर दूर सुंदरपुर में कोई नहीं सुना। आवाज दूरी और घने जंगल में खो गई। गांव में खामोशी रही। थोड़ी देर बाद सूरज, जैसा वो हर सुबह करता है, चाहे कोई बांग दे या न दे, धीरे धीरे उगा। पहले हल्की लालिमा, फिर सोना, फिर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता जलता हुआ गोला। अरे, मुर्गे की बांग क्यों नहीं सुनी? हे राम, उजाला हो गया, देर हो गई। भोला भाई, आज मुर्गे की बांग सुनी? मैंने नहीं सुनी। सवित्री बाई के मुर्गे को कुछ हुआ तो नहीं? पता नहीं कमला बहन, पर सूरज उगाया है। चलो चलो, समय बर्बाद करने की नहीं। घर घर में लोगों ने उस खामोशी को महसूस किया जहां मुर्गे की बांग होनी चाहिए थी। कुछ हल्के से हैरान हुए, कुछ को पता भी नहीं चला। बच्चों ने उस अलार्म से आजाद होकर एक कीमती 15 मिनट और सोया। पर दुनिया नहीं रुकी। सूरज उगा था, स्थिर, भरोसेमंद, जैसे हमेशा उगता है, मुर्गे की बांग हो या ना हो। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, एक और कमी महसूस हुई, मुर्गे की बांग से भी जरूरी। सरपंच काका, सरपंच काका, सवित्री बाई का घर खाली है। दरवाजा खुला है, पर वे नहीं है, मुर्गा भी नहीं। मैं उन्हें हमारे पेड़ के आम देने गई थी, पर कोई नहीं है घर में। खाली? सच में बेटा? और मुर्गा भी आज सुबह नहीं था। कुछ गड़बड़ है। सरपंच जी, शायद उनकी तबीयत खराब हो, शायद कहीं गिर गई हो रास्ते में। भोला को और 2 और लोगों को भावनगर की सड़क पर और जंगल के रास्ते पर भेजो। जल्दी करो, वे बुजुर्ग है और जंगल उन्हें ज्यादा नहीं पहचानता। एक छोटी खोज दल बनी। भोला और जवान लोग जंगल के रास्ते पर निकले और पेड़ों के बीच से भोला ने वो जानी पहचानी नारंगी साड़ी देखी। सवित्री बाई, सवित्री बाई, हैं आप वहां? भगवान का शुक्र है, ठीक तो हैं। यहां अकेले क्या कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और यहाँ अपनी मर्जी से हूं। गांव जाओ।
क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ किया? तुम्हें क्या, पहले कभी परवाह नहीं की? तुम में से किसी ने भी कभी नहीं जाना कि मुर्गा क्या करता है, मैं क्या करती हूँ। सो हम चले आए, और अब सूरज ठीक से नहीं उगेगा। अब देखना तुम सब। बाई, सूरज उग चुका है। लगभग 10 बज रहे हैं। उन दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, जिसे केवल नदी की कलकल और दूर किसी कोयल की पुकार तोड़ रही थी। सवित्री ने आसमान की ओर देखा। वहां था वह सूरज, देर की सुबह के आसमान में दहकता हुआ, बेपरवाह, शानदार, और उसके छोटे से विरोध से बिल्कुल अनछुआ। पर ये कैसे? भोला ने सवित्री को धीरे से उठाया, उसकी छोटी सी पोटली उठाई। मुर्गा उनके साथ साथ चला, जंगल की जमीन पर चोंच मारता। जब वे जंगल के किनारे से निकलकर सुंदरपुर में आए, सवित्री बाई, आपने हम सबको डरा दिया। आइए बैठिए, बताइए क्या हुआ। मुझे सच में लगता था कि मुर्गे की बांग के बिना सूरज नहीं उगेगा, कि तुम सब तकलीफ में पड़ोगे, कि तब जानोगे हम कितने जरूरी हैं। और आज सूरज नहीं उगा क्या बाई? वह हर सुबह उगता है, सृष्टि के आरंभ से, मुर्गे के जन्म से पहले, आपके या मेरे जन्म से पहले, इस गांव के नाम से भी पहले। सूरज को किसी की इजाजत नहीं चाहिए, वह उगता है क्योंकि यही उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। और मुर्गा भी बांग देता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है, सूरज को हुक्म देने के लिए नहीं, बल्कि उसके आगमन का गीत गाने के लिए। सवित्री बाई, हमने आपकी कद्र नहीं की, यह सच है। हमें धन्यवाद कहना चाहिए था। आपको और मुर्गे को यह बताना चाहिए था कि उसकी बांग हमारी सुबह का संगीत है, घर की आवाज है, सुरक्षा का एहसास है, नए दिन की दस्तक है। मुझे आपकी बहुत याद आई सवित्री दादी। घर बहुत उदास और खाली लग रहा था, और अब मुझे कहानियां कौन सुनाएगा? सवित्री के सीने में कुछ बदला। वो कांटेदार अहंकार का विशाल पेड़, जिसे उसने दिनों और दशकों में उगाया था, चटक गया, और उस दरार से कुछ गर्म और सच्चा बाहर आया, विनम्रता। मैं मूर्ख थी, एक घमंडी मूर्ख बुढ़िया। मैंने सोचा था कि मैं इसलिए जरूरी हूं क्योंकि मेरा मुर्गा दुनिया को जगाता है। पर यही तो जरूरी नहीं होना है ना। मैं जरूरी हूं क्योंकि मैं इस गांव का हिस्सा हूं, क्योंकि गीता कहानियां सुनने आती है, क्योंकि कमला हल्दी मांगने आती है, क्योंकि भोला हर सुबह मुझे देखकर सिर हिलाता है। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और तुम मेरे। और मैंने अपने घमंड की वजह से ये सब खोने की कगार तक पहुंच गई थी। यही सबसे बुद्धिमानी की बात है जो तुमने आज तक कही है सवित्री बाई। और अब घर चलें? पूरा गांव हंस पड़ा, सवित्री भी, एक असली हंसी, गर्म और आजाद, जैसी उसने बहुत लंबे समय से नहीं हंसी थी। उस शाम गांव पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुआ, जैसा वो हमेशा तब करता है जब कुछ मनाना हो या दिल को मरहम चाहिए हो। कोई मिट्टी की हांडी में चाय ले आया, कोई कुरकुरी मठरी और ताजी गुड़। बच्चे छोटे छोटे घेरे में नाचे, जबकि जुगनू जगमगाने लगे। उस रात जब चांद पूरा और सफेद सुंदरपुर के ऊपर उगा, सवित्री ने मुर्गे को धीरे से बांस की बार पर बिठाया और अपनी दहलीज पर गर्म दूध का प्याला लेकर बैठ गई। गांव की आवाजें उसे घेर लीं, दूर कुत्ते की भौंक, परिवारों का धीमा बोलना, धरती की खुद की सांस। सूरज उगता है क्योंकि उसे उगना है, और मुर्गा बांग देता है क्योंकि यही उसका जन्म धर्म है। और मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं कि सूरज को उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हर सुबह वो इस दुनिया को थोड़ी और आवाज से, थोड़े और जीवन से भर देता है। और यही काफी है, ये हमेशा काफी रहा है। और अगली सुबह जैसे ही पूर्व का आसमान पहली लालिमा से छुआ, मुर्गे ने बांग दी, शानदार, खूबसूरत, अपराजेय। और सवित्री मुस्कुराई।
इसलिए नहीं कि उसे लगा वो सूरज पर राज करती है, बल्कि इसलिए कि वो घर पर थी।